हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग की तैयारी को बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए हम आप लोग लेकर आए प्रैक्टिस सेट, जो कि मॉडल पर तरह है आपका। ये पूरा आप पूरे सब्जेक्ट में आपका, जिसमें इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों का समावेश है। तीनों आपके कंप्लीट केमिस्ट्री का इसमें क्वेश्चंस हैं और सभी को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस के दौरान सबको पूरा एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप इस प्रकार देख पाएंगे कि आप जो पढ़े हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो फिर आपको कितना चीजें याद है, कितना चीजें आप कर पा रहे हैं और किन टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट किया था, ताकि जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उसको फिर से पढ़कर रिवाइज करके उसको आपका कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, पूरा पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा और आपको कहीं भी दिक्कत आए तो उसको कमेंट बताइएगा, उसको हम फिर सोल्यूशन जरूर करेंगे। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए हम पढ़ने वाले क्या, क्लास 12 केमिस्ट्री का आज मॉडल पेपर, जो कि 2024 पे बेस्ड है। इसको करना है, तो चलिए अब देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आप क्या कर रहा है कि समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी हैं। यानी इनमें आपको देखिए चार ऑप्शन दिए, इनमें से कहा है दो दो विलयन दिए, सभी क्या रहा समपराशरी विलयन। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर इसकी सांता दिया है और ये आपका योग दिया। तो किसके सांता, तो सिंपल सा बताइए, पराशरण में पराशरण का सूत्र क्या होता है। तो देखिए आपका जो पराशरण होता है, क्या पराशरण, पराशरण आपका जो होता है, इसका इसको दर्शाते हैं पाई से। देखिए पाई बराबर होता है CRT। अच्छा, इसमें एक चीज वन हाफ गुणक हो जाता है, क्या जुड़ जाता है, वन हाफ गुणक अगर लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, वन हाफ गुणक अगर लगा देते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आपका देखिए पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बराबर हो जाता है ICRT। यही आपका क्या होता है सूत्र। अगर जिसमें पाई वन बराबर है वो समपराशरी विलयन है। समपराशरी विलयन होते क्या है, तो ऐसे विलयन जिनका पराशरण दाब समान होता है समपराशरी विलयन का होता है। तो आपको दो ऑप्शन दिए, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका है NaCl और यहाँ पर है Na2SO4, यानी सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम सल्फेट। दोनों देखिए इसकी यहाँ पर जो सांद्रता है 0.1, यानी सांद्रता देखिए सब अभी सभी ऑप्शनों में, अच्छा इन दोनों ऑप्शन में सांद्रता बराबर है, इसमें देखिए सांद्रता अलग है, इसमें सांद्रता आपका बराबर है। तो देखिए समपराशरी क्या है, यहाँ पर देखिए इसकी सांद्रता अलग अलग है और साथ ही इनका मान भी अलग है। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका, आप पहला सभी को क्या निकाल लीजिए, आप पहले वन हाफ गुणक निकाल लीजिए सभी का, वन हाफ गुणक। तो वन हाफ गुणक निकालने देखिए NaCl का जब वियोजन होगा, किसका, NaCl, आपका ये पहला ऑप्शन क्लियर है। NaCl का वियोजन होगा तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये यानी इसमें दो परमाणु बने, जबकि आपका यहाँ क्या है Na2SO4। तो देखिए Na2SO4 अगर इसका वियोजन होगा तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस SO4। तो देखिए यहाँ पर Na दो। इस प्रकार देखिए इसमें आपका कितने परमाणु बने, दो आयन बने, इसमें कितने बने, तीन आयन बने। इस प्रकार यहाँ देखिए यूरिया, तो यूरिया का वियोजन ही नहीं होता है, तो यूरिया एक है, एक ही रहेगा। और फिर आपको क्या NaCl है, फिर यूरिया है MgCl2। देखिए क्या है MgCl2, अगर इसका वियोजन करेंगे तो देखिए बनाया क्या, Mg प्लस 2Cl, यानी यहाँ पर तीन ठो बने, कितने बने, तीन। और यहाँ पर लास्ट में आपको देखिए क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर आपका होगा CaNO3 का होल ट्वाइस। ये अगर आपको मिलेगा तो क्या बनाए, कैल्शियम प्लस NO3 नेगेटिव, कितने आयन बनेंगे, दो। और फिर आपका यहाँ पर सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें आपके टोटल कितने आयन बने, तीन। ठीक है, जिसमें वन हाफ गुणक समान होगा उसके सांद्रता समान होगी, वही समपराशरी। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले ऑप्शन में NaCl इसकी वन हाफ गुणक तीन है और इसका दो है, यहाँ पर इतना क्या है, यहाँ कितना दो, और जबकि यहाँ कितना है तीन, और इनकी सांद्रता समान, यानी ये समपराशरी विलयन नहीं, यानी आपका पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए यूरिया आपका एक है, क्योंकि इसका वन हाफ गुणक वियोजन होता ही नहीं, और यहाँ पर वन हाफ गुणक दो है और इसके जबकि सांद्रता बराबर थी, ये भी आपका ऑप्शन गलत। फिर आपका ध्यान में तीसरे 0.1 यूरिया का और 0.2 MgCl2, यहाँ पर यूरिया का वन हाफ गुणक एक है, जबकि इसका वन हाफ गुणक कितना है, तीन। तो ये भी वन हाफ गुणक बराबर नहीं, तो आपका ये भी नहीं होगा। अब चौथा लास्ट आपका ऑप्शन देखिए क्या, यहाँ पर CaNO3 का वियोजन कितना है, तीन है, यानी इसका तीन है वन हाफ गुणक और इसका वन हाफ गुणक कितना है, तीन, और इनकी सांद्रता भी समान, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट आंसर हो।
क्योंकि इनकी वांठा गुणक भी समान है और सांद्रता भी समान। और एक लास्ट देखिए, आपको कहा है समान ताप पहले से ही बराबर कर दिया है, क्वेश्चन बोल दिया है, बस आपको देखना क्या था, आर आप लोग जानते हो गैस स्थिरांक होता है, तो ये आपका स्थिर होता है। यही दो आपका अंतर थे, अगर जिनका मान समान हो वो संपराशरी मिला। ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसको करने का तरीका थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री था, तो आपको तो फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी आप कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। देखिए कह रहा है चार धातुएं ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिए हैं, इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता एवं क्रियाशीलता का क्रम। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पहले क्वेश्चन समझ जाए, आपको पहले एक चीज याद रखनी है, क्या? देखिए यहाँ पर आपको दिया है क्या, अपचयन विभव। अपचयन विभव तो याद रखेंगे कि जिसका अपचयन विभव कम होता है, जिसका अपचयन विभव क्या होता है, कम होता है, वह आपका अधिक क्रियाशील होता है। वह क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता, यानी जिसका अपचयन विभव कम होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, और वहीं पर जिसका अपचयन विभव अगर ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, तो वह कम क्रियाशील होगा। वह क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। अब आपको बताना है कि इसमें अपचयन विभव का क्रम, तो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। तो देखिए आपका जो ए है, ए का अपचयन विभव कितना दिया है, ए का दिया है प्लस 15 वोल्ट, बी बी का अपचयन विभव कितना दिया है, माइनस 20 वोल्ट, सी सी का अपचयन विभव कितना दिया है, प्लस 0.34 वोल्ट, और डी डी का अपचयन विभव कितना दिया है, माइनस क्या दिया, माइनस 0.76 वोल्ट। तो अब इसमें आप देखिए क्रम करना है, आपको क्या करना है, कहा धातुओं की घटती हुई क्रियाशीलता, एंड घटती हुई क्रियाशीलता मतलब जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू, उसको लिखें, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो आप देखिए अधिक क्रियाशील कौन होगा, जिसका अपचयन विभव कम। तो अगर इनको हम कम, सबसे कम किसका है, देखिए सबसे कम आपका है किसका, 20, यानी बी का, माइनस में 20 माइनस में, तो सबसे कम किसका होगा, बी का, उससे कम 20 से ज्यादा किसका है, देखिए यहाँ होगा माइनस 0.6, पहले माइनस वाला जो होगा वो छोटे है, तो उसके बाद आपका किसका होगा, यानी डी का, उससे कम देखिए किसका है, तो डी से कम फिर आपका है, देखिए प्लस 0.34 है, सी का है, और उस सबसे ज्यादा किसका, आपका प्लस 15 वोल्ट, ये सबसे ज्यादा। तो आपका जो क्रम होगा यही होगा, सबसे ज्यादा बी का, फिर डी का, फिर सी का, फिर ए का। अब ऑप्शन मैच कर लो, देखो पहला में ए, ये तो ए से शुरू हो रहा है, ये बी से, बी डी सी ए, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर कौन होगा, दूसरा। दूसरे में क्या है, जो विभव का मान है, आपको सिंपल से क्या करना है, जिसका विभव मान सबसे कम है अपचयन विभव, उसको ज्यादा क्रियाशीलता होगी, तो उसी क्रम में आप रख कर निकाल सकते। ये सिंपल सा एकदम था, एकदम सिंपल सा, बस इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन बातों को, तो इस बात को आप याद रखेंगे तो आपका आंसर आ जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए करण निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया। अब आप बताओ शून्य कोट की अभिक्रिया, पहले आप बताओ याद है कि नहीं, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, देखो जो आपके शून्य कोट की अभिक्रिया होती है, इसका मतलब होता है यह या इसकी, यह देखिए अभिक्रिया जो होती है, यह अभिक्रिया की जो दर होती है, दर, वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, यानी इस अभिक्रिया की जो दर होती है सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। देखिए यहाँ पर आपका दिया है एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, अगर आप क्या हो रहा है, सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बन रहा है, तो ये आपकी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ देखिए आप इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, फिर इसकी सांद्रता। अब दूसरा आप देखिए ऑप्शन, ये दूसरा आप देख लीजिए, इसमें क्या है, आपका मेथिल स्टेट है, इसको जल से स्थान किया गया है, तो यहाँ पर जो आपका सांद्रता होता है सिर्फ इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, इसकी सांद्रता जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी इस पे देखिए दोनों निर्भर कर रहा है कि यह आपकी द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, जबकि इसमें सिर्फ एक होता है, ये आपका प्रथम कोट की अभिक्रिया। फिर यहाँ पर आपको नीचे देखिए, यहाँ पर ये दोनों है, यानी ये भी आपके द्वितीय कोट की अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों की सांद्रता पर निर्भर करे। अब देखिए यहाँ क्या है, आपका लास्ट में हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर आता है HCl, लेकिन यह अभिक्रिया हो रही यूवी की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, यूवी। यूवी क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में।
तो याद रखिए अगर कोई अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तो वह होती है आपकी शून्य कोट की क्रिया। यानी ये आपकी किस कोट की क्रिया? शून्य कोट की अभिक्रिया है। आपको याद क्या रखना है कि यदि अगर कोई अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तो वह अभिक्रिया सदैव शून्य कोट की अभिक्रिया होती है, क्योंकि वह उत्प्रेरक के द्वारा होती है, उनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो इस बात को याद रखिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, ये आंसर सही हो जाएगा। तो चौथा इसमें है क्या? शून्य कोट की अभिक्रिया। बाकी आपका पहला द्वितीय कोट की अभिक्रिया थी, दूसरा प्रथम कोट की, फिर तीसरा भी द्वितीय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक क्या होता है? तो इसको अगर आपको समझना है तो एकदम सिंपल है। पहले आपको यह देखिए, आपको हम नाम नहीं बताया लेकिन एक सिंपल सी बात बताया, जानते हैं क्या कह रहा है? आपको क्या करना है? एमाइड से बनाना है एमीन। तो एमाइड से एमीन बनाने के लिए एक आपको रिएक्शन पढ़ते हो, उस रिएक्शन का नाम होता है हाफ मान ब्रोमाइड, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया में होता क्या? जैसे आपके पास कोई एक एमाइड है, ध्यान लिख रहे हैं CH3CONH2, ये आपका क्या है? एथे, देखिए आपका ये एथेनामाइड, जो कि आपका एथेनामाइड, एथेनामाइड। इसकी क्रिया देखिए कराते किससे है? ब्रोमीन और KOH की उपस्थिति में कराते हैं। किस पे कराते हैं? ब्रोमीन और KOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से होता क्या है? यहाँ से आपका होता क्या है कि यहाँ से CO निकलता है, यहाँ से क्या होता है? CO निकलता है, और ये बनाता क्या है? ये बनाता है कि आपका CH3NH2, क्या होता है? CH3 और NH2। और साथ ही देखिए यहाँ सबके क्या होता है कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन KOH के साथ दो ठोके KOH आते हैं, कितने? 2 KOH, और ये ब्रोमीन से क्रिया कर लेते हैं। किससे क्रिया कर लेते हैं? ब्रोमीन से। देखिए ये दोनों आपकी क्रिया कर लेते हैं, किससे? KOH ब्रोमीन से, और यहाँ से निकल जाते हैं आपका 2 KBr, 2 KBr निकल गया। अब देखिए यहाँ क्या है? 2 OH होता है, तो इन 2 H में से एक हो क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? एक H2O। यहाँ से बचा क्या? एक ऑक्सीजन, और देखिए यहाँ से बचा आपका CO। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार यहाँ से देखिए आपका क्या बन जाता है? CH3NH2, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो ये था आपकी हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया, और हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया में आपका किससे? एमाइड से बन जाता है आपका क्या? एमीन। तो यही अभिक्रिया होती है। तो इसमें आपको देखिए अब कौन क्या क्या प्रयोग है? ब्रोमीन और KOH, यही दो चीज प्रयोग होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा आंसर फर्स्ट। इसके ब्रोमीन और KOH की उपस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? एमाइड से बना सकते हैं एमीन। ये सिंपल सी अभिक्रिया थी, ये सभी यूज नहीं। समझ आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राइबोफ्लेविन का नाम, या किसका नाम? ये आपका राइबोफ्लेविन देखिए एक विटामिन है, जो रासायनिक नाम, अब आप बताओ ये किस विटामिन का रासायनिक नाम? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। विटामिन बी का, अच्छा विटामिन यहाँ B1 होगा, यहाँ पर B2 होगा, और विटामिन बी का, विटामिन B12। तो याद रखो राइबोफ्लेविन जो होता है आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। तो याद रखेंगे आप क्या कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन आपका किसका नाम होता है? विटामिन B12 का। इस चीज को आप याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये स्टार्टिंग आपके 4-5 क्या थे? MCQ क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी। अब हम क्या करेंगे? सिंपल 1-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, उनको हम देखिए। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या कर रहा है इसमें? एक अवास्तुशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलर ईंधन स्थिरांक 266 है, तो पदार्थ के अभाव के दर। तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसमें किसका इसका मान दिया उसको लिखो, फिर आप फार्मूला लिखो, और उसमें जिसका मान पूछा उसको निकालो। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है अवास्तविक पदार्थ के 205 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, यानी आपका देखिए जो बिले है, बिले, तो बिले को देखिए हम लिख दे रहे हैं ए से, किससे? ए से।
तो विलेय ए होता है और आपका जो विलायक होगा, विलायक क्या होगा, विलायक आपका होगा, विलेय क्या होगा ए और विलायक क्या होगा बी। तो इस प्रकार अब आप इसकी अगर ध्यान से देखिए, आप क्या करा, पदार्थ का इतना ग्राम है, यानी आपको देखिए डब्ल्यू ए का मान दिया है कितना, 2.5 ग्राम, और फिर 100 ग्राम बेंजीन दिया, यानी आपको देखिए डब्ल्यू बी का मान दिया कितना, 100 ग्राम, यानी बेंजीन का मान दिया। फिर कह रहा है इसके क्वथनांक क्या है, डेल्टा टीबी का मान दिया, देखिए डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन कितना दिया है, 4 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको कहा बेंजीन के मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी के बी का मान दिया, के बी का मान कितना दिया आपको, 2.67 इतना दिया। तो आपसे पूछ रहा है इस पदार्थ का जो विलय हुआ है, यहाँ पे जो अवाष्पशील पदार्थ है, ये अवाष्पशील पदार्थ, इसका अणुभार क्या है। तो आपको देखिए पता है जो क्वथनांक का सूत्र होता है क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी इंटू यम। यम यहाँ पे क्या है, मोललता, और मोललता का सूत्र अगर आप खोल देंगे देखिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान यम ए इंटू डब्ल्यू बी। यहाँ डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का भार, और यम ए क्या है, विलेय का अणुभार, और फिर यहाँ पर डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का भार। तो इस प्रकार से इस में अगर रखेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ से पूछा कि इसका अणुभार का मान पूछा इसका, अगर यहाँ से इसको आप निकालेंगे देखिए क्या होगा, यम ए का मान अगर निकालेंगे तो देखिए ये इस तरफ आ जाएगा, 95 होगी बटन चला जाएगा, तो आपका आएगा क्या, के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान, यहाँ से देखिए नीचे आ जाए क्या होगा, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी। अच्छा देखिए डब्ल्यू बी यहाँ पर ग्राम में होता है, किसमें होता है, ग्राम में। अगर ये 1000 ग्राम है, अगर यहाँ पर आप केजी में कर देंगे तो 1000 हट जाए। तो ये आपका क्या है फार्मूला, इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, रखना है, तो आप इस मान उठाकर इस फार्मूले में रख दो। तो चलिए मान रख देते हैं। तो अगर यहाँ मान रखेंगे देखिए क्या आएगा, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यम ए बराबर, देखिए के बी मान आपको दिया है 2 दशमलव कितना दिया है, 2.67 इंटू फिर डब्ल्यू ए अब भार ए का मान देखिए आपको दिया 2.5 ग्राम, कितना दिया है 2.5 इंटू 1000 अब देखिए टीवी डेल्टा टीवी का मान कितना आया था आपका, इसमें क्वथनांक होने क्या 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्या लिखेंगे 4 इंटू डब्ल्यू बी का मान आपको कितना दिया है 100 ग्राम, कितना दिया है 100 ग्राम। तो अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 जीरो से यहाँ पर आपका 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ क्या नीचे क्या है 4 है, क्योंकि तो 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 दूना 8 और दशमलव लगाएंगे 4 पंचे 20, इन ढाई बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 205 यहाँ 205 है, यहाँ 206, अगर इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा क्या, देखिए अगर देखिए 25 को इसमें करेंगे 25 सत्ते 175 हासिल लगा 17, 25 छक्का 150, 150 17 167 हासिल लगा 16, और 25 गुना 50 और 16 66, तो 50 16 66 हो जाएगा इतना। अब 2 का दशमलव 3 का दशमलव यहाँ आपका दशमलव हो जाएगा इंटू 2.5, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मान कितना आ जाएगा देखिए 166, दशमलव कितने अंक लगेगा 4 अंक, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आपका 16.67 इतना ग्राम आएगा क्या अणुभार, इसका अणुभार कितना आएगा 1667। तो ये जो आपका अवास्तविक विलेय पदार्थ हो उसका द्रव्यमान अणुभार कितना होगा, ये 1667 ग्राम। समझ आ गया, ये आपका सिंपल सा था सवाल, इसको सॉल्व करना सिंपल सा। पहले इसके सभी को मान को लिख लीजिए, जो आपको बुक में दिया है या क्वेश्चन में जो दिया है, जो क्वेश्चन दिया उसको लिखिए, फिर आप उसका फार्मूला लिखिए और मान उठाकर फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर। ये सिंपल सा एक सवाल था, इसको आपको करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना, यानी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करना है। देखिए आपको क्या कहा है, कैडमियम सी, यहाँ पर देखिए आपका एक्शन में लिखा गया, सो आपको शुद्ध भाषा में लिखा, देखिए कैडमियम, फिर कैडमियम डबल पॉजिटिव लिखा है, और यहाँ पर 1 मोल से सांद्रता दिया है, फिर ये आपका सेल निकाल के लिखा दिया है Ag पॉजिटिव, और यहाँ पर 1 मोल से सांद्रता दिया है, फिर ये आपका है Ag। ठीक है, ये आपका दिया है। फिर कह रहा है जिसमें अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न, अपचयन विभव मान दिया, देखिए आपको ये रिएक्शन होगा कैसे, इसको देखो
तो देखो आपका ये एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ से आपका सी डी जो आपका है वो डबल, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो एजी है ये अभिकारक में, और जबकि आपका कैडमियम क्या है, उत्पाद। तो इसका रिएक्शन देखिए ऐसे होगा, कैडमियम प्लस एजी, इसकी मोलरता यहाँ पर कितना दिया है, 1 मोल, या इसको हम नीचे लिख देंगे, यहाँ पर आप रिएक्शन कराइए। देखिए एजी पॉजिटिव, ये रिएक्शन करके बना क्या रहा है, एजी प्लस कैडमियम डबल, क्या बना रहा है, एजी प्लस कैडमियम डबल पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए इसकी सांद्रता कितना दिया था, 1 मोलर, और इसकी सांद्रता यहाँ कितना बना, कैडमियम कैल्शियम, इससे सांद्रता यहाँ पे कितना है, 1। तो अब अगर इसमें आपको इस सेल का क्या करना है, विद्युत प्रवाह बल निकालना है। तो इसके लिए देखिए आपको एक चीज और दिया है पर, देखिए इसकी सांद्रता यहाँ दिया, इसकी सांद्रता ये दिया, तो आप इस रिएक्शन को पहले संतुलित करो। तो संतुलित कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपका 1 पॉजिटिव था, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यानी इसको संतुलित करने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का जो इम्बैलेंस है। अभी देखिए यहाँ से क्या एक धनात्मक था, यहाँ पर कितना है, 2 धनात्मक, इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गायब किया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर आप इसको 2 कर दें तो यहाँ पर आपको 2 करना होगा। अब ध्यान देखिए इस तरफ भी 2 धनात्मक है, इस तरफ भी 2 धनात्मक, यानी यहाँ पर जो आवेश आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा यानी इलेक्ट्रॉन जो वो कितना है, 2, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको देखिए आपको दिया है यहाँ पर अपचयन विभवमान, किसका अपचयन विभवमान दिया, आपको दिया है कैथोड। देखिए जो आपका ई मान लिया है ECV, यानी आपका कैडमियम के लिए जो अपचयन विभवमान दिया वो कितना दिया है, -0.40 वोल्ट। यहीं पर आपको ई जो आपका किसका दिया है, एजी का, सिल्वर का, सिल्वर का अपचयन विभवमान कितना दिया है, +0.80 वोल्ट। ये अपचयन विभव के मान दिए। अब ये अपचयन विभव मान दिया तो फिर आपसे पूछ रहा देखिए, अब इसके बाद आपको पूछा क्या है, कहा विद्युत वाहक बल की गणना करो। विद्युत वाहक बल की गणना करना देखिए होता क्या, विद्युत वाहक बल की गणना करना तो होता है आपका ई बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0593 अपान n, और यहाँ होता है आपका लाभ प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। ओहो पूरा डिलीट हो गया, चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, कैडमियम है, ये किससे गिरा गया, सिल्वर से, किससे गिरा गया, सिल्वर से, सिल्वर पॉजिटिव से बना क्या रहा है आपका कैडमियम डबल पॉजिटिव प्लस सिल्वर। यहाँ देखिए इसके मोलरता सांद्रता 1 थी, इसकी सांद्रता कितना है, 1, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आपका जो आदान प्रदान है वहां पर 2 धनात्मक से 1 धनात्मक से, इसका मतलब इसको 2 करना होगा संतुलित करने के लिए, यहाँ 2 करना पड़ेगा। देखिए सिल्वर 2 हो गया, इसको सिल्वर को 2 करना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी ई का मान वो कितना है, 2। फिर यहाँ पर आपको देखिए दिया है किसका मान, ई कैथोड का मान दिया आपको -0.40 वोल्ट, और वहीं पर आपका ई एजी का मान किसका दिया है आपको +0.80 वोल्ट, ये मान आपको दिया है। तो देखिए आपका जो सूत्र होता है ई नॉट सेल का जो सूत्र होता है वो होता है अगर दोनों के अपचयन विभव दिए, क्या दिए हैं, दोनों के अपचयन विभव, देखिए इसमें कहा है कि मानक अपचयन विभव, अगर दोनों के अपचयन विभव दिए हैं तो इसका सूत्र होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आप ये बताओ इन दोनों में कौन कैथोड का काम करेगा, कौन एनोड का। तो देखिए जिसका ऑक्सीकरण होता है वो आपका एनोड काम करता है, जिसका अपचयन होता है वो कैथोड काम करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो कैडमियम है इसका ऑक्सीकरण, इसका मतलब ये एनोड का काम करेगा, जबकि आपका सिल्वर क्या हो रहा है, अपचयन, ये काम करेगा कैथोड का। तो यहाँ पर आपका जो सिल्वर होगा ये आपका क्या होगा, कैथोड पर होता है, कहाँ होता है, कैथोड पर, जबकि आपका जो कैडमियम है कहाँ होगा, एनोड। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ई नॉट सेल का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का मान कैथोड का काम कौन कर रहा है, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 0.80, अब देखिए यहाँ चिन्ह हो जाएगा
आपका फिर देखिए यहाँ पर क्या है, एनोड का आपको कितना दिया है, माइनस 0.40। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस और माइनस पूरा होगा प्लस हो जाएगा, तब का ई सेल ई नॉट सेल बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल बराबर आपका आ जाएगा 0.80। अब ये देखिए माइनस माइनस पूरा हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 0.40। अब इसको ऐड कर देंगे, देखिए आपका ये 4 और जुड़ जाएगा तो आपका आ जाएगा 1.20 इतना वोल्ट। ये आपका आ गया किसका, ई नॉट का मान। अब देखिए आपका जो एक्चुअल में पूछा आपसे क्या है, निम्न सेल से विद्युत वाहक बल करना। तो आपका जो एक्चुअल विद्युत वाहक बल ई होता है, वो होता है ई बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान यन, और यहाँ सबका होगा लाभ ए अपान ए माइनस, अच्छा ए अपान ए माइनस एक्स नहीं होता आपका, यहाँ पर होता है प्रोडक्ट। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, देखिए इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। क्या होगा, लाभ प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, यानी उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ये आप लिखोगे। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, ई बराबर आएगा ई नॉट सेल मान आप निकालोगे यहाँ से कितना 1.02 माइनस, ये आपको कितना होगा 0.059 बटा यन। तो देखो यन का मान आप यहाँ से निकाले थे, जो ई के मान आया था यही आपका यन का मान है, यहाँ सबका यन मान कितना दिया 2। और उसके बाद लॉग, अब देखो उत्पाद यानी उत्पाद की सांद्रता, देखो उत्पाद की सांद्रता यहाँ कितना दिया 1 मोल, तो क्या लिखोगे 1 बटे रिएक्टेंट यानी आप अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट सांद्रता क्या कितना है 1। अब ध्यान देखो 1/1 ये आपको सॉल्व करो इतना एक है, और लाग 1 का मान होता है 0, लाग 1 का मान क्या होता है 0। अगर लाग 1 का मान 0 रख दो होता है पूरा 0 हो जाएगा, नहीं यानी आपका यहाँ से पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0। ध्यान दो यहाँ से आपका ये देखो क्या हो जाएगा पूरा, एक मिनट देखो देखिए यहाँ से आपका ये पूरा मान हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, यानी आपका जो ई बराबर आएगा, ई बराबर आपका आ जाएगा 1.02 वोल्ट। तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल ई का मान होगा वो आपका क्या होगा 1.2 वोल्ट। यही आपका होगा आंसर जो पूछा था, यानी इसका विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा 1.2 वोल्ट या 1.20 वोल्ट। तो ये सिंपल सा आपको सूत्र था, सिर्फ नजर समीकरण से सवालों को हल करना था, सिंपल से आपको मान दिए थे, मान को हल करने वाले निकाल सकते। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% WY और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है, इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। देखिए आपसे पूछा क्या है मोललता, और आपको यहाँ पर दिया क्या है, सबसे पहले आपको दिया है द्रव्यमान के आयतन, यानी यहाँ पर देखिए W भी दिया, W/V, इसका मतलब कितना दिया आपको 94%, कितना दिया है 94%। इसका मतलब जो विलय है यानी WA, विलय आपको बताया है कि विलय को A मानो, WA का मान कितना होगा 94 ग्राम, और जबकि V यहाँ पर कितना है 100 ml, 100 ml। अब इसके बाद देखिए आपको क्या दिया, भार दिया था, फिर का उसका घनत्व, देखिए घनत्व भी दिया है टी का मान कितना दिया आपको 1.84 ग्राम प्रति एम। तो यहाँ से देखिए क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते हैं, किसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या है घनत्व दिया है और आपको ml दिया है, ml मिली दिया है ml। तो यहाँ से क्या आपको क्या निकाल सकते हैं 1.84 घनत्व दिया है और इस विलयन का मोललता, मोललता का डायरेक्ट सूत्र होता है, उसको बता दें। देखिए यहाँ से आपको W भी मान दिया, तो सबसे पहले हम मोललता निकाल सकते हो। देखो यहाँ से आप इसको आसान तरीके से क्या कर सकते हो, देखो जो आपका मोललता, मोललता इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, और एक होता है मोलरता, क्या होता है मोलरता, इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं कैपिटल एम से। तो इनके बीच एक संबंध होता है, इनके बीच क्या है संबंध, ठीक है, जो मोललता होता है, ये मोललता क्या होता है मोललता, स्मॉल एम मोललता, मोललता आपका होता है कैपिटल एम, कैपिटल एम मोलरता गुणे 1000 अपान घनत्व गुणे 1000 माइनस एम ए इंटू मोललता।
ये सूत्र होता है। ये क्या होता है? ये आपका सूत्र होता है। देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है मोलरता और मोलरता के बीच संबंध। इसमें आपका घनत्व भी आता है, तो घनत्व आपको दिया है। इस सूत्र से निकाल दो, तो इसको सूत्र निकालने के आपको मोलरता निकालना होगा। अब मोलरता का आसान निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो आपको आयतन भी दिया है और ग्राम में मात्रा भी। तो यहाँ से अगर आप मोलरता निकालोगे, कैपिटल एम मान निकालोगे, देखो कैपिटल एम मान कितना है? कैपिटल एम मान आपका हो जाएगा विलेय का भार आपको दिया है कितना? 94 ग्राम। तो क्या लिखोगे यहाँ? 94 गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार। तो अब अणुभार क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर आप चाहे तो अणुभार निकाल सकते हैं, तो आपका जो M2SO4 होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगर निकालेंगे तो आपका हाइड्रोजन कितना? 2। और हाइड्रोजन देखो आपको दिया है मान 1 गुणे आप क्या करोगे? 2 प्लस, देखिए यहाँ सल्फर का होता है देखो 32 प्लस ऑक्सीजन देखिए आपको 4 है और एक कितना होता है? 16। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 2 1 का 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। इसको आप जोड़ेंगे, देखिए 4 2 6 2 8 6 3 9 यानी 98 आएगा। कितना आएगा? 98। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं क्या? 98 इंटू आयतन इसका देखिए दिया है 100 ml। कितना दिया है? 100 ml। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा। यहाँ से देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 98, यहाँ 94 98 नीचे और ऊपर क्या है? 94, यानी इसका अगर भाग देंगे ना देखिए लगभग आपका 0.9 एक बार जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। अब इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 9। देखिए 1 दशमलव है 1 जीरो है तो सिर्फ आपका 9 आ जाएगा। 9 मोल 9 मोल प्रति ml, मोल प्रति ml। ये आपका आ गया क्या? मोलरता। अब मोलरता नहीं, इसको इसको थोड़ा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सब जगह नहीं, चलिए जब चलिए यहाँ पर आपका देखिए इसी तरह हम इसको नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं। देखिए अब हमको क्या निकालना है? मोलरता। मोलरता निकालना है। मोलरता निकालने के देखिए आपका मोलरता कितना आया था? आपका देखिए मोलरता आया है 9 गुणे 1000 बटे। अब आपका देखिए यहाँ पर घनत्व होता है, घनत्व होता है 1.84 गुणे क्या करोगे आप? 1000 माइनस मोलरता। मोलरता आपको कितना आया? देखिए देखो सूत्र आप देख लो, देखो घनत्व गुणे 1000 है, फिर यहाँ पे आपका अणुभार है और फिर यम मोलरता। तो अणुभार आपका कितना है? अणुभार आपका निकला है 98 और यम का फिर मान कितना है? मान आपका है 9। तो इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आ जाएगा यहाँ? 98 इंटू 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका मोलरता निकल जाएगा। मोलरता निकल जाएगा, मोलरता निकल जाएगा तो क्या निकाल सकते हैं? देखिए इसको निकाल सकते हैं, यह आपको हो जाएगा 9000 बटे, इसको गुणा कर देंगे इसमें देखिए 2 में ये आ जाएगा 1840 माइनस, इसको गुणा करेंगे कितना होगा? देखिए 9 है, 9 8 72 और 9 9 81 8 90, 9 9 81 और 7 81 7 आपका कितना हो जाएगा? 87 इतना आ जाएगा। इसको घटा देंगे इसमें देखिए 1840 में से 872 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये नंबर आपका कितना आएगा? 9000 अपॉन ये 1840 में से घटा दो तो आपका देखिए 0 में से हो जाएगा 8 बचेगा, 13 में 7 गया 6 और यहाँ से फिर आपका हो जाएगा 7 8 गया तो यहाँ 9 968। अब इसको भाग देंगे तो देखिए आपका लगभग आया कितना आएगा? देखिए यहाँ पर अगर ध्यान देखो आप तो ये 9000 है 900 है, 900 नहा में कितना होता है? 9000 होता है, 10 बार नहीं जाएगा तो लगभग 9 बढ़ जाएगा, 9.2 कुछ आएगा, 9.2 मोल प्रति केजी। ये आपका आएगा किसका मान? ये आपका आ जाएगा मोलरता का मान। यही आपसे पूछा था। तो इस सूत्र का जो आपका सिंबल समीकरण था, देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या पूछा था? मोलरता पूछा था। इसकी मोलरता आपका कितना है? 9.2 मोल प्रति केजी, या मोल प्रति आप ग्राम लिख सकते हो, 1000 से लिखे हम एक मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति मात्रक केजी में होता है, सही।
मात्रा क्या होता है kg। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघट्य के प्रथम और द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। फैराडे ने क्या कुछ नियम दिए थे विद्युत अपघट्य के लिए, तो वो नियम को बताना। ये नियम क्या थे। देखिए तो फैराडे का प्रथम नियम देखिए प्रथम नियम क्या था। इन्होंने कहा यदि दो विद्युत अपघट्य, अच्छा प्रथम नियम देखा ना, प्रथम नियम क्या उन्होंने कहा, सिंपल सी बात कही उन्होंने कि अगर किसी विद्युत अपघट्य आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस पर जो इलेक्ट्रोडों पर क्या होते हैं पदार्थ अवक्षेपित होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन पदार्थ विलीन हो जाते हैं। तो जो पदार्थों की मात्रा होती है वो उसमें प्रवाहित धारा या आवेश के अनुपात, आवेश से क्या होता है अनुपात। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी आपका जो पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा यानी WO अनुपात होती है किसके, उसमें प्रवाहित धारा क्यों। इन्होंने सिंपल सी बात कही कि यदि किसी विलयन में क्या, यदि किसी विलयन में Q आवेश प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो आपका अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो होती है वो Q के अनुक्रमानुपाती होती है। Q की क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ से अगर अनुक्रमानुपाती होती है, देखिए यहाँ पर आपका W किसका Q के अनुक्रमानुपाती है, तो आप लिख सकते हैं क्या W बराबर यहाँ पर एक निशान लिखते Z Q। Z यहाँ पर क्या है, Z एक आपका क्या है विद्युत निर्दांक, Z क्या है यहाँ पर, Z आपका विद्युत निर्दांक है जो किस बराबर होता है, Z आपका बराबर होता है, Z बराबर होता है E अपान F। Z किस बराबर होता है E अपान F के। और यहाँ पर आपका देखिए F क्या है फैराडे, इसको आप मान ले सकते हैं कितना E अपान 96,500, 96,500 फैराडे का आपका एक फैराडे का जो आपका मान होता है क्या होता है 96,500। तो यही आपका क्या था फैराडे का प्रथम नियम। यहाँ पर जो F क्या है फैराडे निर्दांक जो आवेश का मात्रक होता है, आवेश क्या होता है मात्रक क्यों होता है। और E आपका क्या है, E आपका यहाँ पर है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जो आपका किसमें होता है मोल। तो ये आपका नियम दिया था फैराडे ने, प्रथम नियम दिया था। इसी प्रकार उन्होंने द्वितीय नियम क्या दिया था, तो द्वितीय नियम देखिए उन्होंने दिया था, यह द्वितीय नियम, द्वितीय नियम उन्होंने क्या दिया, तो द्वितीय नियम देखिए उन्होंने दिया था दो विलयनों के लिए, किसके लिए दो विलयनों के लिए। यदि दो विलयनों में आप क्या करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें जो अवक्षेपित मात्रा होती है या फिर ऐसे इसमें बोला था कि यदि आप दो अलग अलग विलयनों में समान धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं समान धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें अवक्षेपित जो पदार्थ की मात्रा होती है। देखिए ये क्या था सिंपल सा, देखिए यहाँ पर आपके पास दो विलयन, क्या है दो विलयन है। अब इन दोनों विलयनों में अगर समान आवेश Q प्रवाहित किया जाए, इसमें जो अवक्षेपित हुई मान लीजिए पदार्थ की मात्रा जो अवक्षेपित हुई वो आपका W1 इसमें पदार्थ की जो अवक्षेपित मात्रा क्या होगी W2। तो ये बराबर होता है, देखिए ये यहाँ पर अच्छा बताओ यहाँ से पहला नियम क्या था W बराबर Z इंटू Q। अच्छा Q बराबर एक चीज और होता है जानते हो, Q बराबर का होता है देखो IT। तो यहाँ से इसको आप एक और लिख सकते हो सूत्र, W लिख सकते हो ZIT, ये लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखो दोनों विलयनों को हम देखा जाए तो आपका जो W1 होगा, W1 O बराबर होगा किसके Z1 Q के, जबकि W2 आपको बराबर होगा किसके Z2 Q के, क्योंकि आपको बोले हैं कि आवेश की मात्रा क्या है समान। अगर आवेश की मात्रा समान है तो W1 क्या होगा Z1 Q और W2 का Z2 Q के। तो यहाँ से अगर आप मान निकालोगे तो देखो आपका हो जाएगा W1 अपान W2 ये बराबर हो जाएगा Z1 अपान Z2 के। ये कैसे निकला देखिए आपका समीकरण फर्स्ट बना दीजिए,
ये आपका समीकरण सेकंड बना दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में अगर सेकंड से भाग देंगे तो आपका ये बन जाएगा। तो ये था आपका फैराडे का द्वितीय। ये क्या था? फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे द्वितीय नियम का सिंपल से ये था, यहाँ पर जेड लिखिएगा आप, Z1 अपॉन Z2, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए। ये आपका फैराडे के दो नियम थे। प्रथम नियम में उन्होंने बताया कि किसी पदार्थ को अगर आप किसी विद्युत भट्ट में या विलयन में आप विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं तो आवेश के कारण जो उसमें पदार्थ की मात्रा अवक्षेपित होती है उसके आवेश के अनुपाती होती है। दूसरी बात उन्होंने दो विलयनों को लेकर बताया कि इनमें अगर तुलना किया जाए तो आपका ये संबंध प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका था फैराडे का नियम। अब इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिंडल प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव आपके देखिए होता क्या है। टिंडल प्रभाव देखिए आपका एक प्रकार का गुण होता है। क्या होता है? गुण। किसका गुण होता है? ये आपका गुण होता है कोलाइडी विलयन का। कोलाइडी विलयन का। कोलाइडी विलयन क्या होता है? गुण होता है। इसमें होता है क्या? देखिए इसमें सिंपल से क्या होता है, अगर आप किसी कोलाइडी विलयन को एक अंधेरे कमरे में रखकर उससे प्रकाश प्रवाहित करो या उसे टार्च बारो तो उसमें जो प्रकाश का पथ होता है उस विलयन के अंदर वो क्या होता है? चमकदार हो जाता है या प्रदर्शित होने। यदि एक अंधेरा रूम है उसमें आप ले जाकर कोलाइड विलयन रखो और उसमें प्रकाश करो, यानी प्रकाश टार्च बारो, उसमें से प्रकाश जाए तो जो प्रकाश जिस पथ से जाता है वह पथ प्रकाशित हो जाता है। वह पथ क्या होता है? प्रकाशित हो जाता है। अब कोलाइड विलयन की इस घटना को या इस गुण को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। देखिए इसमें होता क्या है आपका, जैसे यहाँ पर देखिए एक विलयन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक विलयन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या ले लिया? एक विलयन। इस विलयन को अब ले लिया, अभी अंधेरे रूम में रखकर इसमें क्या कर रहे हैं हम? टार्च बार। क्या कर रहे हैं? देखिए यहां से एक टार्च बार, ये आपका एक टार्च, ठीक है। यहाँ से एक टार्च मारेंगे तो जैसे ही टार्च मारेंगे तो यहाँ से क्या होगा? कुछ प्रकाश किरण निकलेगी। यहाँ से क्या होगी? प्रकाश किरण निकलेंगी। क्या होंगी? प्रकाश किरण निकलेंगी। ये प्रकाश किरण निकलेंगे कि नहीं? देखो ये जो प्रकाश किरणें हैं ये जहां से जाएंगी, यानी कि यहाँ से निकल के ये कुछ ऐसे जाएंगी। तो देखिए ये जिस प्रकाश किरण से यहाँ जहां से जा रही है ये पूरा प्रकाश क्या होता है? ये प्रकाशित हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्रकाशित। प्रकाशित मतलब चमकने लगता है, दिखने लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ है, तो यही प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशित होगा। और ये प्रकाशित होने की जो घटना है इस घटना को ही क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो जब किसी कोलाइड विलयन को अंधेरे में रखकर उसमें प्रकाश डाला जाता है तो उस प्रकाश का पथ क्या होता है? प्रकाशित हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। समझ आ गया? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? स्पष्ट कीजिए कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, कौन? डी ब्लॉक के तत्व, उनमें अनुचुंबकीय गुण तथा परिवर्ती संयोजकता होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा होने का रीजन एक है आपका, क्या रीजन है इसका? रीजन ये है कि जब ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनकी संयोजकता परिवर्तित इसलिए होती है क्योंकि इनके कक्षक में क्या होता है? पुनर्विन्यास होता है। इनके कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक कक्षक दूसरे कक्षक में जाते हैं या इनका ऊर्जा स्तर लगभग समान होता है। इसलिए यहाँ पर होता क्या है, देखिए जैसे आपका कोई भी डी ब्लॉक का तत्व ले लेते हैं, जैसे आप माइनस ले लेते हैं, जिसका प्रमाण कितना था? 25। अब इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब इसको देखो आप 25 वर्ग नहीं, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 25। तो इसमें आप देखिए जो आपके बाय कक्षा आपका कौन है? ठीक है 3d और 4s। तो यहाँ पर आपका जो डी में है आपका, देखिए डी में आपके कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक। 1 2 3 1 2 3 4 और एक और 5।
5 कक्षक होते हैं। अब इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भर दें देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इस प्रकार से भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि ये पांचों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अयुग्मित है, और अयुग्मित अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसी कारण क्या होता है, अणुचुंबकीय में प्रदर्शित करते हैं। याद रखो कोई भी तत्व उसमें अयुग्मित है तो क्या होता है, अणुचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं। दूसरा कह रहा है परिवर्ती संयोजकता। तो परिवर्ती संयोजकता दर्शाते क्यों है, तो याद रखो जो परिवर्ती संयोजकता है वो किस दर्शाते हैं, परिवर्ती संयोजकता। देखिए परिवर्ती संयोजकता इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इनके ऊर्जा स्तर जो होते हैं, ऊर्जा स्तर समान होने के कारण, ऊर्जा स्तर में समान होने का, यहाँ पर क्या लिख सकते थे, ऊर्जा समान किसका होता है, ऊर्जा समान होता है देखिए NS तथा N-1 इंटू डी कक्षक के ऊर्जा में न्यूनतम अंतर होने के कारण दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, संयोजन में भाग लेते हैं, संयोजन में भाग लेते हैं। याद रखिए कि जो भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें आपका जो NS कक्षक होता है, कौन सा कक्षक, यहाँ से आप ध्यान दीजिए कौन सा कक्षक, आपका NS कक्षक। देखिए एक आपका NS कक्षक, दूसरा आपका N-1 इंटू डी कक्षक। ये दोनों कक्षकों की जो ऊर्जा होती है लगभग समान होती है। लगभग समान होने के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं, या इनकी जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने का रीजन वो यही है, क्योंकि जब दोनों के कक्षक है यस और डी दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं। कुछ रिएक्शन आपके सिर्फ डी के भाग लेते हैं, कुछ में यस के भाग लेते हैं, इसकी वजह से परिवर्ती संयोजकता होती है, क्या होती है, परिवर्तित होती है। समझ आ गया, ये डी ब्लॉक का गुण होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लेंथेनाइट संकुचन का कारण सहित स्पष्ट कीजिए। लेंथेनाइट संकुचन होता क्या, तो लेंथेनाइट संकुचन एकदम सिंपल सी परिभाषा होती है। देखिए होता क्या इसमें कि जब आप लेंथेनाइट में जो आपका वर्ग उसमें समूह में आप जाते हो आवर्त में किधर से, बाएं से दाएं तरफ, तो उसमें उनकी जो त्रिज्या होती है वो लगातार कम होती जाती है। त्रिज्या क्या होती है, लगातार कम होती जाती है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन। तो इसको याद रखेंगे, क्या रखेंगे, देखिए आपका जो लेंथेनाइट संकुचन ये होता क्या, तो आप याद रखेंगे कि आपका देखिए लेंथेनाइट तत्वों में आपका देखिए क्या होता है, अगर आप बाएं से दाएं जाए, किधर, बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हैं तो इनकी परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ, वृद्धि साथ वृद्धि के साथ वृद्धि के साथ क्या होता है, परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। इस बात क्या होती है कि आप जैसे जैसे बाहर दाखिल जाते हैं परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है लेकिन परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन। इसी घटना क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन। अब इसका क्या कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण, तो आपका कारण हम सिंपल सा है। देखिए कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जैसे जब आप बाएं से दाएं तरफ चलते हो तो परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसके नाभिक की जो प्रबलता होती है बढ़ती जाती है। देखिए एक इसमें होता क्या है कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ जो होता है आपका नाभिकीय,
वृद्धि के साथ क्या होता है, नाभिकीय नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल का मान बढ़ता है। का मान क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण इसका बाह्य कक्षक पास आ जाता है, अब ध्यान सुनिए, देखिए ये आपका हो गया नाभिक, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, चारों तरफ क्या होते हैं, कक्षक। तो यहाँ पर देखिए जो नाभिक की प्रबलता क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रबलता जब बढ़ जाती है तो इसमें आपको पता है कि कक्षकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये प्रोटॉन, इनके बीच जो आपका आकर्षण बल होता है वो बढ़ जाता है। आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी त्रिज्या होती है वो घटती चली जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, परमाणु कम बढ़ता है, फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ते, प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ता जाता है, साथ ही में क्या होता है, प्रोटॉनों का घनत्व बढ़ता जाता है, जिससे क्या करते हैं हम बाहर के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेते हैं, अंदर आते हैं, इसी कारण इनका त्रिज्या क्या होती है, घटती जाती है। ये कारण है, और इसका ग्रहण संकुचन मतलब क्या होता है, ग्रहण संकुचन मतलब होता है कि इसकी परमाणु त्रिज्या जो होती है लगातार घटती जाती है, तो इसी बोलते हैं संकुचन। इसका कारण सिंपल सा है कि आवेश की प्रबलता बढ़ने का, नाभिकीय आवेश का आकर्षण बढ़ने के कारण क्या होती है, बाह्य कक्षक की जो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसमें उसकी त्रिज्या घट जाती है। ये आपका था लेते हैं संकुचन। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे तो इसमें क्या है, करा एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का, क्या करा है, क्वेश्चन पढ़िए आप, करा एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। अर्धायुकाल कितना है, 60 मिनट, या कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाए। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ दो चीज दिया, अर्धायुकाल दिया है और पूछ रहा है इसका 90% कितने में हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल तरीका, आप देखिए आपको किसका समान दिया, पहले उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ से आपको दिया है प्रथम कोट की अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, जिससे आप लिखते हो किससे, टी हाफ से, तो टी हाफ का मान आपको दिया कितना, 60 मिनट, इतना दिया आपको। अब फिर आपसे पूछा गया इसको पूर्ण होने 90% भाग कितना टाइम लगेगा, तो इसको सिंपल तरीका देखिए, यहाँ से आप सूत्र क्या होता है, अगर आपको किसी भी क्रिया का निकालना हो, क्या 90% भाग टी निकालना हो, तो टी बराबर का देखिए होता क्या है, तो यहाँ से आप टी बराबर होता है आपका, टी बराबर का होता है 2.303 अपान के, यहाँ से आपका लॉग ए बटे ए माइनस यक, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आप किसी अभिक्रिया का समय निकाल सकते हैं कि वह कितना पूरा होने में कितना समय लेगा। ठीक है, आपकी सिंपल सा फार्मूला है। तो इस फार्मूले में आपको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर के का मान पता होना चाहिए। किसका मान पता होना चाहिए, के का मान। अगर के का मान नहीं पता, देखो आपको अर्धायुकाल दिया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो के का मान, क्योंकि के बराबर यहाँ होता क्या है 0.693 बटा 0.693 बटा, यहाँ पर होता है टी हाफ, क्या होता है, टी हाफ, टी हाफ। तो ये सूत्र द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से के का मान निकाल सकते हैं। देखिए के का मान निकालेंगे आपको क्या आएगा, के का मान आपका आएगा 0.693 बटा, और टी हाफ मान कितना दिया है 60, यहाँ क्या देंगे 60। ये आपका आगे किसका के का मान, इसका मतलब होता है सेकंड इनवर्स। ये आपका के का मान हो गया। अब बताइए इस के का मान को उठाकर इस समय क्या रख देंगे, आपको देखिए यहाँ पर ए क्या है, तो थोड़ा सा इसको जान लीजिए। ये आपका क्या है, ए है पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और आपका a माइनस एक्स क्या है, टी समय बाद की सांद्रता, या आप यहाँ पे जो यक्स है, देखिए आपका यक्स क्या है, तो यक्स याद रखो कि यह उत्पाद में परिवर्तित पदार्थ की सांद्रता, क्या है, उत्पाद में परिवर्तित पदार्थ की सांद्रता, जो उत्पाद में जो अभिकारक के रूप में था उत्पाद में कितना प्रतिशत बदल गया, ये आपको उसकी सांद्रता। तो यहाँ से अगर आप इस सूत्र को निकाल देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आपको निकाल दे रहे हैं टी बराबर का फार्मूला क्या है, फार्मूला एक बार फिर लिख दे रहे हैं, देखिए 2.303 अपान के, और फिर यहाँ से लॉग ए बटा ए माइनस, ये आपका। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, टी बराबर आपका ये क्या है 2.303 अपान, एक मान आप निकाला 0.693 बटा 7,
इंटू लॉग। अब देखिए यहाँ एक मान, तो एक मान होता है 100%। देखिए अब क्यों एक मान 100 ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ दिया है प्रतिशत, किसमें दिया है प्रतिशत, आपको मान नहीं दिया प्रतिशत में दिया, इसलिए हम इसको क्या करें 90 क्या कर दे रहे हैं, 90% दिया था माने थे पूरा कितना था 100% था, कितना था 100%, तो 100% में करा 90 भाग पूर्ण होने कितना समय लगेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ से आपका इसको मान लेते एक मान 100% था, उसमें से अब देखिए ए आपका 100 और करा यक्स बदल गया, यानी कितना बदल रहा है आपका 90% बदल गया, 90% क्या हो रहा है बदल जा रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए यहाँ पर एक जो होता है 30 के बाद कितना वो बदल गया, तो आपका 90% करा बदलना है, 90% ना 90 कर दें। अब आपको प्रतिशत में दिया था इसलिए हम क्या करें पूरा 100% होता है तो 100 लिख दें, एक स्थान पर a माइनस 90। अब इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ये बटे बटे 60 ऊपर चला जाएगा तो आपका टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आपका आ जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 2.303 अपान 0.693 और यहाँ से आपका हो जाएगा लाख। अब देखिए यहाँ से बचा क्या 100 ऊपर है बटे 100 में से 90 जाएगी ना, ठीक है 10 एक जीरो से जीरो करें। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए आएगा क्या, इसको भाग दे दीजिए, देखिए ये आपका कितना है 0.693 इन लगभग 7 गिराओ, जिसको भाग देंगे तो ये आपका देखिए होगा क्या, क्या आपका जाएगा पहले 3 बार, कितनी बार 3 बार, तो 3 बताइए ये 0.69 तो ये लगभग कितना होगा, लगभग 0.7 ग्राम होगा और 7 त्रिक 21। अब देखिए यहाँ 21 घटेगा तो बचेगा 2 जीरो, यानी फिर अगर दशमलव लगा देंगे आप तो यहाँ फिर लगा सकते हैं 3, कितनी बार 3 बार, बस इतना। अब देखो अगर ठीक मान निकालोगे क्या आ गया 60 इंटू 3.3। अब देखिए यहाँ बचा गया log 10, क्या होता है log 10, तो यहाँ पर log 10 का मान होता है ये, log 10 का मान कितना होता है 1। आपको याद रखना है कि जो log 10 की वैल्यू होती है, देखिए log 10 की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर log 10 की वैल्यू होती है 1, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ से आप देखिए इसको गुणा कर देंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 और 1 19 इतना मिनट, या आप इसको लिख सकते हो इसको पूर्ण होने में लगभग आपका, देखिए इसको आप लिख सकते हो टी बराबर आपका जो लगभग होगा वो 200 मिनट होगा, कितना होगा 200 मिनट, यानी इस अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होने में 200 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा 200 मिनट, 198 देखिए हम इसको लगभग में किए थे इसलिए आप इसको कर सकते हैं कितना 200, तो इसका आंसर कितना आएगा 200 मिनट। ये सिंपल सा आपका सवाल था जिसको आपको करना था। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया में चैप्टर आपका 3 से सवाल था, जिसका नाम है क्या आपका केमिकल काइनेटिक्स या फिर रासायनिक बलगति, उस चैप्टर से आपका सवाल सिंपल था। ये अर्धविकास से प्रथम कोट की अभिक्रिया से था, जिसको आप सॉल्व कर सकते। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, लिगैंड क्या है, एक दंती तथा द्विदंती लिगैंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए, निम्नलिखित युक्तों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। 3 चीजें से पूछा है, सबसे पूछा है लिगैंड क्या है, सबसे क्या पहले पूछा है लिगैंड, लिगैंड किसे कर, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा एक दंती और द्विदंती लिगैंड की परिभाषा में उदाहरण दीजिए, फिर तीसरा निम्नलिखित लास्ट आपका आईयूपीएसी नाम, ये तो आपको योग्य का आईयूपीएसी नाम। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिगैंड। देखिए लिगैंड आपका क्या होता है, लिगैंड उपसहसंयोजक उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। लिगैंड क्या होते हैं, वे यौगिक आयन या समूह, अब तीनों से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका लिगैंड है इसके साथ लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं वे अणु परमाणु या आयन, वे अणु परमाणु या आयन जो उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं देते हैं, क्या कहलाते हैं लिगैंड कहलाते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। इस बात का याद रखिए कि केंद्रीय परमाणु जो होते हैं उसमें आपका सिंपल से याद रखो कि केंद्रीय परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन देते हैं देने कार्य करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं लिगैंड। अब आपके लिगैंड आपको देखिए पूछा है एक दंतुली, तो
एक दंतु लिगेंड क्या होते हैं, तो उसको आप देख लीजिए। एक दंती लिगेंड, तो देखिए एक दंती लिगेंड क्या होते हैं, वे लिगेंड जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, क्या करते हैं, दान करते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। यानी वे लिगेंड जो क्या करते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे आपका है NH3, एमीन H2O, ये आपका समूह हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है NH3 हो गया, H2O हो गया, और अन्य भी आते हैं। इसी आपका HCl नहीं होगा, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आपका फ्लोरीन, ये सब क्या है, ये सभी के सभी एक दंतु लिगेंड है जो कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन दान करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन दान करता है, यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये क्या करते हैं, मात्र एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, इसलिए क्या कहता है, एक दंतु लिगेंड कहा जाता है। फिर आपसे पूछा द्विदंती लिगेंड की परिभाषा रख दीजिए और उदाहरण, तो द्विदंतु लिगेंड तो देख लेते हैं, जगह नहीं क्या, हाँ द्विदंती द्विदंती लिगेंड, क्या लिखने वाले हैं, द्विदंतु लिगेंड, द्विदंती लिगेंड। अब देखिए द्विदंती लिगेंड क्या होता है, तो द्विदंती लिगेंड में होता क्या है, इसमें सिंपली आपका आता है वे लिगेंड जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। यानी ऐसे लिगेंड जो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल दो इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं, क्या करते हैं, द्विदंती लिगेंड। जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे, देखिए एग्जांपल में क्या होता है आपका COO नेगेटिव, COO, यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ से करते हैं दो लिगेंड, इसको क्या करते हैं, ऑक्सीलेटो आयन, क्या होता है, ऑक्सीलेटो। फिर आपका होता है देखिए NH2 CH2 और फिर NH2, NH2, इसका नाम है एथिलीन डाई एन। इसमें देखिए दो नाइट्रोजन है, एक यहाँ पर एक यहाँ, ये दोनों नाइट्रोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको द्विदंतु, ये भी क्या है, द्विदंतु। तो वे लिगेंड जो दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करते हैं उन्हें बोलते हैं द्विदंतु लिगेंड। तो ये आपका द्विदंतु लिगेंड हो गया, और आपका यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये आपका क्या था, एक दंती लिगेंड। तो उदाहरण अब दोनों समझ में आ गया। अब देखिए इसमें आपको एक चीज और पूछा, इनका IUPAC नामकरण पूछा, तो इनका IUPAC नामकरण चलिए वहीं पर कर देते हैं। देखिए आप क्या Fe2O का होल 6Cl3, देखिए क्या दिया है, Fe, फिर अंदर, अच्छा FeS2O का होल 6, और फिर आपका यहाँ क्या है, Cl3। इसका अगर आपको IUPAC नाम लिखना है, बताइए आप क्या लिखेंगे इसका IUPAC नाम। देखिए IUPAC नाम लिखने पर सबसे देखा जाता है कि केंद्रीय, ये संकुल कैसा है, धनात्मक धनात्मक। देखिए ये आपका पहले ये बाद में इसका मतलब ये आपका है धनात्मक, कैसा है, धनात्मक। तो धनात्मक संकुल, अब हमको जाते हैं अंदर, और इसमें सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, H2 लिगेंड का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है एक्वा। अब इसकी संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पर 6 है, इसका मतलब 6 का होता है हेक्सा, 6 क्या होता है, हेक्सा, और H2O क्या होगा, एक्वा, तो हेक्सा एक्वा
अब आपका यहाँ पे एफ आई है, अब ये आपका संकुल कैसा है, धनावेशित, धनावेशित का नाम सिंपल हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्वा, अब आयरन, आयरन, अब इसकी आक्सीकरण संख्या निकालनी है। देखिए आक्सीकरण संख्या अगर आप इसका निकालेंगे तो सिंपल आक्सीकरण संख्या निकालेंगे, फिर मान लीजिए आपका क्या मान लेंगे, x प्लस H2O को आपका होता है 0 इंटू 6 प्लस, देखिए Cl क्लोरीन का होता है कितना -1, ऐसा गुणा कर देंगे 3 से, बराबर आपका क्या होगा 0। यहाँ से आप निकालेंगे देखिए क्या होगा x प्लस, अच्छा देखिए ये आपका 0 हो गया, यहाँ से क्या हो गया प्लस और माइनस गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, इसके बराबर का देखिए इसका गुणा करेंगे 3 से क्या हो जाएगा -3, और ये बराबर कितना जाएगा +3, यानी आपका डीएक्स मान क्या है कितना +3, यानी इसकी अक्षर संख्या क्या होगी 3। और लास्ट में देखिए क्या है, संकुल के बाहर आपका क्या है क्लोराइड आयन, तो इसको सिंपल लिया जाता है क्या, क्लोराइड, क्या लिया जाता है क्लोराइड। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ से आपका एक आ गया, तो यहाँ से इस प्रकार से आप इसका नाम लिख सकते हैं। अगर आपको उप संयोजक यौगिकों का नाम लिखने में दिक्कत है तो सिर्फ उप संयोजक का नामकरण कैसे करते हैं, इसका वीडियो आपका इसी चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उससे जाकर एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, किसका आईपीसी नाम लिखने के लिए, वो भी उप संयोजक यौगिकों का। तो आप इसको छोड़िए मत, अभी आपके पास टाइम है, इसको जरूर पढ़ के जाइए। चलिए अब दूसरा वाला हम देख लेते हैं, दूसरा वाला क्या था, देखिए दूसरा वाला है K4FeCl का होल 6, यहाँ देखिए दूसरा वाला है K4 और यहाँ अंदर है FeCl का होल 6, ये आपका था। अब इसका अगर नामकरण करेंगे तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान देखिए आपका जो संकुल, ये संकुल आपका ऋणावेशित है और यहाँ पोटेशियम धनावेशित है, ये संकुल कैसा है ऋणावेशित, तो ऋणावेशित संकुलों का नाम थोड़ा अलग होता है। इसमें देखिए क्या होगा, पोटेशियम सबसे पहले लिखा जाएगा, जिसका नाम लिखेंगे आप क्या पोटेशियम, क्या लिखेंगे पोटेशियम, ये आपका क्या हो गया पोटेशियम। अब संकुल के अंदर आएंगे तो फिर से आपको पहले लिगेंड कराना होगा, लिगेंड आपका देखिए यहाँ पे CN मतलब होगा साइनो, कितना है 6, तो क्या लिखेंगे हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब देखिए भाई, अब ये आपका देखिए ऋणात्मक संकुल है, कैसा संकुल है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक संकुल में जो का केंद्र धातु अणु होता है उस पर एक लास्ट में 8 जुड़ जाता है, तो इसका हो जाएगा फेरेट, क्या हो जाएगा फेरेट। अब इसकी ऑक्सीजन संख्या आप देखिए निकालेंगे तो फिर देखिए पोटेशियम के अगर ऑक्सीजन संख्या निकाल दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए पोटेशियम क्या होता है +1 होता है, +1 का गुणा करें 4 प्लस, या फिर क्या मान लीजिए x प्लस यहाँ पर Cn क्या है, देखिए Cn होता है -1 और गुणा कर दीजिए 6 बराबर क्या होगा 0। और इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, 4 हो जाएगा प्लस x और इसका गुणा करेंगे तो -6 बराबर 0। अब देखिए 4 प्लस में 6 माइनस में घट जाएगा तो -2 बराबर हो जाएगा 4 6 से घट जाएगा, और देखिए माइनस में प्लस जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा +2, यानी इसकी ऑक्सीजन संख्या यहाँ पे क्या है 2, तो 2 को इसको रोमन संख्या से छोटे क्वेश्चन में लिख दिया, तो ये आपका नाम होगा इसका आईपीएससी। ये ऊपर वाला का हो गया आपका नीचे वाला। यार के धनावेशित में आपका सिंपल नाम लिखा है, यहाँ पर आर लिखा है, लेकिन जब ऋणावेशित होता है उसको 8 में 8 लगाते हैं तो क्या हो जाता है फेरेट, समझ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, करा हेलो एल्किन बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। तो अब हेलो एल्किन बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखना है और यहाँ पर उनके बनाने में उनकी कुछ रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हेलो एल्किन बनाने की विधियां, चलिए देख लेते हैं हेलो एल्किन बनाने की विधियां। पहला हम क्या देखेंगे, हेलो एल्केन बनाने की विधि, देखिए इसकी विधि में पहला आप क्या बनाएंगे, देखिए पहली विधि क्या है, तो पहली विधि हम क्या करते हैं, पहले हम बनाते हैं किसके फास्फोरस क्लोराइड, किससे बनाते हैं, तो पहला हम बनाएंगे फास्फोरस क्लोराइड से, यानी TCl3 या TCl5 से। ये क्या है आपके फास्फोरस क्लोराइड, तो फास्फोरस क्लोराइड से अगर फास्फोरस क्लोराइड बनाएंगे देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा आपका, देखिए
पहला आपका दिस इज C2H5 ले लिए OH। एक हम क्या ले लिए एल्कोहल। एल्कोहल की क्रिया अगर आप किससे कराते हैं PCl5 से, किससे कराते हैं PCl5 से। तो देखिए यहाँ पे होता क्या, यहाँ से आपका OH क्या होता है निकल जाता है, और OH निकलने में देखिए ये आप यहाँ से 2 क्लोरीन निकल जाता है। कितने क्लोरीन निकलते हैं 2 क्लोरीन। तो एक क्लोरीन जाके साथ क्रिया कर लेता है, बना देता है क्या C2H5Cl। क्या बनता है C2H5Cl। देखिए एक्चुअल हुआ क्या है 2 क्लोरीन निकला, एक क्लोरीन इसके साथ चला गया और एक क्लोरीन आपके हाइड्रोजन साथ चला जाता है, बनाता है क्या HCl। एक क्लोरीन आपका इसके साथ चला गया, एक क्लोरीन हाइड्रोजन साथ। अब देखिए एक ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन आकर ये 2 क्लोरीन हट देते हैं। देखो फास्फोरस में 5 बार से क्लोरीन जुड़ा था, 2 क्लोरीन निकले फिर 2 बार खाली हुआ था, उन दोनों बार से जुड़ जाता है ऑक्सीजन, तो बनाता है POCl3। क्या बनाता है POCl3। इसको बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। और यहाँ देखिए आपका क्या बन गया हेलो एल्केन, जिसका नाम क्या है क्लोरोएथेन। क्या नाम है क्लोरोएथेन। ये आपका किससे हो गया PCl5 से। इसी वजह आप चाहें PCl3 से बना सकते हैं, तो PCl3 से बनाएंगे देखिए क्या आएगा C2H5OH की क्रिया हम करा दें किससे PCl3 से। अगर PCl3 से कराएंगे तो देखिए रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से आपके देखो तीनों Cl आपके तीनों OH से क्या होते हैं विस्थापित हो जाते हैं, तीनों Cl हटाकर तीनों OH जुड़ जाते हैं, तो आपका यहाँ बनता है क्या देखिए तीनों Cl निकलते हैं, अगर इससे जुड़ जाते हैं तो आपका बनाता है क्या है C2H5Cl। और यहाँ तीनों हटाकर यहाँ से OH आकर इसके साथ जब जुड़ जाता है तो आपका बनाता है क्या है POH का होल 5। या इसी को आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो H3PO। इसको बोलते हैं क्या फास्फोरस अम्ल। इसका क्या नाम है फास्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। और ये आपका क्या है फिर से बन गया क्लोरोएथेन। तो बताओ हेलो एल्केन बन रहा है कि नहीं, हेलो एल्केन बन रहा है ना। ये आपकी प्रथम विधि किसी PCl3 और PCl5। दूसरा हम देखते रहते हैं किसे थायोनिल क्लोराइड से। किसे देख लेते हैं थायोनिल क्लोराइड से। देखिए दूसरा आपका क्या होगा थायोनिल क्लोराइड से। अब थायोनिल क्लोराइड क्या होता है देखिए SOCl2। SOCl2 क्या है थायोनिल क्लोराइड। यहाँ से अगर देखिए इसकी क्रिया कराएंगे तो हम इसकी क्रिया फिर से कराते हैं किससे एल्कोहल। तो आपका देखिए CH3OH इसकी क्रिया करा दें किससे SOCl2 से। तो यहाँ से क्या होता है देखिए यहाँ से फिर क्या करता है ये जो ऑक्सीजन होता है ये इस जाकर इन दोनों क्लोरीन को हटा देता है, दोनों क्लोरीन हटा के उसके साथ जुड़ जाता है। तो बनाएगा क्या देखिए यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ चला गया तो आपका बना देता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब बचा गया तो देखिए यहाँ से आपका 2 क्लोरीन था, दोनों क्लोरीन रिलीज हो गए, एक क्लोरीन आपका CH3 के साथ आ जाता है, तो क्या बनता है CH3Cl प्लस। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन आपका एक और क्लोरीन साथ मिल जाता है, क्या बनता है HCl। क्या बनता है HCl। तो ये आपके सिंपल से क्रिया होती है किसी थायोनिल क्लोराइड से। यहाँ देखिए आपका फिर से बन गया हाइड्रोजन, जिसका नाम है क्लोरोमेथेन। क्या नाम है क्लोरोमेथेन। समझ में आ गया। ये आपका क्या थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया थी। अब इसके बाद आपका इसमें कुछ और चीजें पूछा था। क्या पूछा था देखिए यहाँ आपसे पूछा है कि निम्न के साथ अभिक्रिया KOH एल्कोहलिक KOH और AgCN के साथ इसका रिएक्शन भी दीजिए। तो अगर इसका रासायनिक समीकरण पूछा आपसे सिंपल, इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा देखिए इसका रासायनिक समीकरण आप देखेंगे रासायनिक समीकरण। तो अगर रासायनिक समीकरण देना है तो सबसे पहले देखिए आपका CH3CH2Cl इसकी क्रिया हम कराते हैं किससे KO। अच्छा KOH था किससे था तो फिर देख लो आप KOH से था एल्कोहलिक KOH। देखिए एल्कोहलिक KOH से था, यहाँ पर आपका एल्कोहल होगा C2H5OH एक एल्कोहल है। तो एल्कोहल की उपस्थिति में जब एल्कोहल की उपस्थिति में होता है देखिए यहाँ से होता है क्या आपका, तो आप एक बात याद रखो यहाँ पर आज आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप जीवन में नहीं देखिए आपका अगर कभी भी क्षार धातु आ जाए और उसको दिख जाए कौन हाइड्रोजन परमाणु, कौन हाइड्रोजन परमाणु। देखो यहाँ ध्यान दो एक
क्षार धातु। क्षार धातु के कौन होते हैं? देखिए आपको लिथियम, सोडियम, सोडियम और पोटेशियम, ये आपके क्या है? क्षार धातु। अगर ये तत्व कहीं आ गए और इनको दिख गया कौन? हाइड्रोजन परमाणु। कौन दिख गया? हाइड्रोजन परमाणु। तो याद रखो, जैसे हाइड्रोजन परमाणु इसके बाद आपका क्या हो सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इन चारों से कोई मिल गया और वहां आपके क्षार धातु वगैरह है, तो ये सदैव उससे रिएक्शन करें। यानी ऐसे समझो कि ये इसको देख लिया तो इसको कोई नहीं चाहिए, इसको बस हाइड्रोजन परमाणु ही चाहिए, आपको दूसरा इसको कोई भी नहीं चाहिए। तो इस बात को याद रखो, आपका जो क्षार धातु होता है इसको याद रखो कि क्षार धातु हाइड्रोजन के लिए हम पागल होता है कि जैसे क्षार धातु को अगर हाइड्रोजन परमाणु मिला, क्षार धातु को मिला हाइड्रोजन परमाणु, तो उसके लिए पागल हो जाएगा, यानी उसको छोड़कर किसी के साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देखोगे? जो आपका क्लोरीन है के OH के साथ निकल, तो बनाएगा क्या? तो आपका यहाँ से बनाएगा, देखिए यहाँ से बन जाएगा आपका KCl। क्या बन जाएगा? KCl। अब साथ में आप ये बताओ, यहाँ से क्या बचा? C2CH3 CH2 ये बचा, और यहाँ बचा OH। इसे क्या करेगा? O, ये रिएक्शन, ये आपको क्या हो गया? KCl और CH3 CH2 OH। समझ आया? ये आपका सिंपल सा रिएक्शन। अब इसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पर, दूसरा एक और रिएक्शन आपसे पूछा है। देखिए यहाँ से आप पूछा है AgCN, किससे? AgCN। तो AgCN से क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा। अब दूसरा आपका है देखिए C2H5 OH की क्रिया से करा दें AgCN से। अगर AgCN से क्रिया करा देंगे तो इसका रिएक्शन होता है क्या? देखिए सिंपल होता है, यहाँ पर आपका जो Ag होता है वो OH से क्रिया कर लेता है, क्या बनाता है? AgOH यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और साथ ही यहाँ से आपका CN से जुड़ जाता है तो C2H5। लेकिन आप याद रखो एक बार कि जो CN जुड़ता तो है लेकिन यहाँ भी हो जाता है NC। ये आपका यहाँ पर साइनाइड था, देखिए आपका ये क्या था? ये आपका था सिल्वर साइनाइड, साइनाइड। लेकिन यहाँ पर आपका ये बनाता है एथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों हुआ? तो याद रखो आपका जो सिल्वर होता है, यहीं पर अगर आपका पोटेशियम होता तो देखिए यहाँ पर जो KCN होता, अगर AgCN का साथ KCN होता तो आपका साइनाइड ही बनाता है, यानी एथिल साइनाइड ही बनाता है। लेकिन जो Ag होता है आपका, वो इसको ध्रुवण कर देता है, इसको बदल देता है, इसलिए यहाँ आइसोसाइनाइड बनता है। ये बात आप याद रखो कि अगर सिल्वर के साथ साइनाइड आता है तो उसका जब आप क्रिया कराते हो तो साइनाइड नहीं बल्कि आइसोसाइनाइड आता है। क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड। लेकिन अगर आप पोटेशियम के साथ क्रिया कराते हो तो सिंपल सा साइनाइड से साइनाइड ही बनाता है। इस बात को आप याद रखो। देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं आपको कि C2H5OH इसकी क्रिया अगर आप KCN से करा दो, किससे करा दो? KCN से। यहाँ बनाएगा क्या? देखिए आपका ये बनाएगा KOH और प्लस आपका आ जाएगा C2H5CN, यानी यही बनाएगा, यहाँ पर एथिल साइनाइड ही बनाएगा। लेकिन अगर इसके साथ आपका सिल्वर आ जाए तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है। इस बात को आप याद रखो, तब आपका ये रिएक्शन सही हो। समझ आ गया? चलिए ये रिएक्शन हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ क्या करा है? क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनाल का विचरण की लिखिए, अब फिनाल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना है? क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनाल का विचरण। तो क्लोरोबेंजीन से अगर आपको फिनाल बनाना है तो आप क्या कैसे बनाएंगे? ठीक है, क्लोरोबेंजीन आपका सूत्र ये है, ये आपका क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के लिए आपको कराना है एनिलीन। अब क्लोरोबेंजीन से बनाना आपको फिनाल, क्या बनाना है? फिनाल। तो फिनाल बनाने के लिए सिंपल सा आप यहाँ CnOH से क्रिया करा दीजिए तो आपका बनाएगा। अभी आपको बताया है कि अगर हाइड्रोजन आ गया तो क्षार धातु आ गया और इसको हाइड्रोजन दिख गया कि उसके साथ ही जाएगा, इसका मतलब यहाँ से बनाएगा आपका NaCl तो बनाएगा। अब बताओ यहाँ बचा क्या? क्योंकि यहाँ सबका बचा है क्या? बेंजीन, बेंजीन, और यहाँ से क्या बचा है? OH, यह बनाने का। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हो यहाँ पर एल्कोहलिक C2H5OH की उपस्थिति, तो आपका ये क्या बना देगा? फिनाल। क्या बना देगा? फिनाल। फिर दूसरा आपसे कह रहा है एनिलीन से फिनाल बनाए, तो एनिलीन से बनाना है। किससे बनाना है? एनिलीन। देखिए यहाँ पर है ANH2। अब इसकी क्रिया आपको किससे कराना है कि आपका बन जाए फिनाल।
क्या बनाना है, फिनाल। तो इसको रिएक्शन कराने के लिए देखिए एकदम सिंपल तरीका होता है क्या कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्रिया कराएंगे देखिए नाइट्रस अम्ल से यानी HNO2। अब देखिए HNO2 से आप डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा सकते, इसलिए यहाँ पर क्या होता है HNO2 इसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर लिखिए सोडियम नाइट्राइट NO2 प्लस HCl लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, नाइट्रस अम्ल। जब नाइट्रस अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए बनाएगा क्या, यहाँ से आपको ये बना देगा देखिए यहाँ से आपको ये बनाता क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बनाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी ये बनाता है एन, अच्छा बेंजीन डाइएजोनियम आयन बनाता है N2। क्या बनाता है, बेंजीन डाइएजोनियम आयन। तो क्या हो गया HNO2। अब इसकी क्रिया जब यहाँ से आएंगे बेंजीन डाइएजोनियम आयन बनाता है, साथ इसके निकल जाता है क्या H2O। क्या निकल जाता है H2O। देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन थे और यहाँ से एक 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो ये आपका क्या बनाते हैं, H2O बाहर निकल जाता है, क्या बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम आयन। अब इस आयन को आप क्या करते हो, गर्म कर देते हो, ये बना देता है आपका सिंपल सा क्या बेंजीन। क्या बनाता है बेंजीन। अब आपको बेंजीन क्या करना है, क्रिया कराना है। तो देखिए अब इस बेंजीन को आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, बेंजीन से तो आप फिनाइल बना ही सकते हो। तो बेंजीन से फिनाइल बनाने के क्या करना होगा, आप सिंपल से क्या कर दो, इसका हैलोजनीकरण करा दो। क्या करा दो, हैलोजन। तो अगर हैलोजनीकरण कराओगे तो क्या बनाएगा आपका, ये क्लोरोबेंजीन बना देगा। यहाँ क्लोरीन से क्रिया कराओगे, अब देखो यहाँ से हमने क्लोरोबेंजीन फिर क्या बनाया था फिनाइल, तो इसी रिएक्शन से आप फिर से क्या कर दोगे, बना दो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, लेकिन इसको आपको कराना कि जब आप बेंजीन का एनिलीन क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हो तो आपका बेंजीन डाइएजोनियम आयन बनता है। और इसको आप गर्म कर दोगे, देखिए आपको जो बनता है ये आपका 5 से 8 डिग्री सेल्सियस बनता है। अगर इसी को आप यहाँ पर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दो तो आपका आयन क्या होता है, मुक्त हो जाता है, N2 बाहर। N2 क्या होता है, बाहर हो जाता है। फिर से बनाता है क्या बेंजीन। अब बेंजीन का फिर हाइड्रोजन का क्लोरोबेंजीन बन जाएगा या फिर हाइलो एरिन बन जाएगा। अब इसकी अगर आप वैसे क्रिया करा दोगे तो आपका फिर क्या बन जाएगा फिनाल, समझ आएगा। तो उसके बाद फिर कहा है देखिए HNO3। अब यहाँ देखिए नाइट्रिक अम्ल का क्या कहा, नाइट्रिक अम्ल और जिंक चूर्ण के साथ फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया, यानी अब क्या बताना है आपको, फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए इसको देख लेते हैं, फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया। अगर फिनाल क्या देखना है, रासायनिक अभिक्रिया, तो देखिए इसमें होगा क्या, फिनाल आपका क्या होता है, ये आपका है फिनाल OH, इसकी क्रिया करा दें किससे, HNO3, किससे करा दें HNO3 से। अगर फिनाल क्रिया HNO3 से कराएंगे देखिए होता क्या है, ये आपका इसका नाइट्रीकरण होता है, इस सब क्रिया को नाइट्रीकरण बोलते हैं। जो होगा कि इसमें आपका आकर जो होता है यहाँ से OH है, देखिए आर्थो और पैरास्थिति पर, आर्थो पैरास्थिति का नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, आर्थो पैरास्थिति आपका नाइट्रो समूह जुड़ जाता है, तो बनाता है क्या है आपका HNO2। क्या बनाता है HNO2। तो आर्थो पैरास्थिति का HNO2 बनाता है, आपका क्या हो जाएगा OHNO2। और फिर ये आपका साथ में आपको पैरास्थिति पर भी बनाता है, यानी यहाँ पर आपका OH रहेगा, पैरास्थिति क्या हो जाएगा NO2। यहाँ से क्या होता है HNO3 का, इसमें से OH अलग हो जाता है। OH क्या होता है, अलग हो जाता है, बनाता क्या यहाँ से देखिए OH बनाता है और बनाता है NO2। अब OH NO2, तो यहाँ से OH जो था एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालकर इसके साथ निकाल देता है क्या H2, इसको क्या करता है निकाल लेता है। और फिर यहाँ सबका क्या होता है OH से OH और H निकल के H2 बनाते हैं, और NO2 जो था इसकी क्रिया करके बनाता है, ये आपका बनाता है आर्थो नाइट्रोफिनाल। क्या बनता है आर्थो नाइट्रोफिनाल। फिर आपका ये देखिए रिएक्शन किसके साथ हो गया HNO3 का, दूसरा आपका रिएक्शन किसके साथ कराना है जिंक चूर्ण का। अगर आप इसकी क्रिया जिंक चूर्ण से करा देंगे देखिए क्या होगा, अगर आप फिनाल की क्रिया किससे करा देंगे, फिनाल की क्रिया करा दें किससे जिंक। तो देखिए ये सिंपल से करता क्या है, जो जिंक होता है आपके यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है और बन जाता है क्या बेंजीन।
ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, हाइड्रोजन दूरी आएगा और यहाँ लगा देगा ZnO। ये आपका इसका क्या था, सिंपल सा बेंजीन फिनाल से क्या हो जाता है बेंजीन। ये दोनों आपकी क्या थी रिएक्शन थी, इसके साथ फिनाल की क्रिया थी जिंक के साथ और नाइट्रिक अम्ल। तो ये आपके थे कुछ केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं और इस प्रकार क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जितना आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और जिस टॉपिक में दिक्कत है उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सभी टॉपिक जितने हम डिस्कस किए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन आने के एग्जाम बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी किसी टॉपिक से दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। और साथ ही आपका जो बोर्ड एग्जाम जो भी दिक्कत है वो जरूर हमसे शेयर कीजिए ताकि उसका निवारण हो सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये जो रिएक्शन हुए इन सभी का अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां पर मिल जाएगा।